हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन और किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू पियरे प्रेवोस्ट 1792 theory, all bodies at all temperature above 0 Kelvin means absolute zero temperature, radiate thermal energy, and at the same time they absorb the radiation received from the surrounding. So पियरे प्रोवोस्ट नाम के एक व्यक्ति ने, एक साइंटिस्ट ने 1792 में एक थ्योरी आगे रखी जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी बॉडीज़ है दुनिया में, वो सारी की सारी बॉडी उन सारे टेम्परेचर्स पर, वो टेम्परेचर जो कि 0 केल्विन से ऊपर है, 0 केल्विन मीन्स, केल्विन है मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा ये, तो 0 केल्विन मीन्स एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर रहेगा। तो जितनी भी बॉडीज़ है दुनिया में वो जितने भी अलग अलग वैल्यूज़ है टेम्परेचर की 0 केल्विन के ऊपर के, उन सारे टेम्परेचर पर ये सारी बॉडीज़ हीट रेडिएट, थर्मल एनर्जी या हीट रेडिएट करती है। रेडिएट मीन्स इमिट करती है, ओके। एंड एट द सेम टाइम, और जिस समय वो थर्मल रेडिएशन रेडिएट करती है या इमिट करती है, उसी सेम टाइम पे वो थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है जो वो रिसीव करता है सराउंडिंग से, ओके। तो समझ लीजिए कि ये एक बॉडी हो गई, ओके। तो ये बॉडी क्या करेगी, थर्मल रेडिएशन इमिट करेगी, ओके, और साथ ही में सराउंडिंग से थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगी एक ही वक्त पर। ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त पे चलती रहती है, तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है। देखिए, हम इससे पहले के जो भी हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक तो उस पर पड़ने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, ओके, एक तो उसको एब्जॉर्ब करती है, ओके, या रिफ्लेक्ट करती है या फिर ट्रांसमिट करती है। तो ट्रांसमिट का मतलब होता है कि हीट रेडिएशन आर पार निकल जाता है। उसके अलावा का एक अलग फिनोमेना है जिसे हम इमिशन कहते हैं। तो इमिशन का मतलब होता है कि हीट रेडिएशन आए, आपके बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया, ओके, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हुई। अब एब्जॉर्ब करने के बाद उस एब्जॉर्ब एनर्जी को आपकी बॉडी ने धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू किया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमिशन, ओके। तो इमिशन और ट्रांसमिशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रांसमिशन में हीट रेडिएशन आर पार निकल जाते हैं बॉडी के, ओके, वो बॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं होते। लेकिन इमिशन में क्या होता है, सबसे पहले बॉडी एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो रेडिएशन को धीरे धीरे बाहर निकालती है, उसे हम इमिशन कहते हैं, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस, इट्स एरिया एंड इट्स टेम्परेचर, ओके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ पर टॉपिक है। आगे चल के हम इससे एक फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेंगे, आगे चल के मीन्स इसी लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो भी आपकी बॉडी है, वो जो भी आपकी बॉडी है, ओके, जो बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है, ओके, तो इस बॉडी से निकलने वाले जो भी रेडिएशन है, जो भी रेडिएशन समझ लीजिए, ये जो भी रेडिएशन है, जो भी एनर्जी इमिट कर रही है, वो समझ लीजिए हो गई ई। फॉर एग्जांपल ई इतनी एनर्जी आपकी बॉडी इमिट कर रही है, और वो समझ लीजिए टाइम स्मॉल टी के लिए इमिट कर रही है। तो ई बाई टी हो गया एनर्जी इमिट पर यूनिट टाइम, ओके। ई बाई टी हो गया पर एनर्जी इमिट पर यूनिट टाइम, मीन्स यूनिट टाइम में आपकी बॉडी जो एनर्जी इमिट करेगी वो रहेगा ई बाय टी। तो आपकी बॉडी जो भी बॉडी है, जो बॉडी यहाँ पे रेडिएशन इमिट कर रही है पर यूनिट टाइम, या एनर्जी इमिट कर रही है पर यूनिट टाइम, ये निकलने वाली एनर्जी की जितनी भी क्वांटिटी है पर यूनिट टाइम, ये निर्भर करती है आपके मटेरियल के, जो भी बॉडी है उस बॉडी के सरफेस के ऊपर, उसका सरफेस एरिया के ऊपर और उसके टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि मोस्टली आप जब चाय पीते हैं तो सरफेस एरिया एक मैटर है, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है। इमिटिंग सरफेस मीन्स सरफेस एरिया रफ़ है या स्मूथ है, ओके। रफ़ सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, ओके, और स्मूथ एरिया मीन्स स्मूथ मीन्स वो प्लेन होता है, तो वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होता, ओके। तो
रफ है एरिया, इसका मतलब वो ज़्यादा सरफेस एरिया है। ओके, स्मूथ मीन्स कम एरिया है। ओके, तो एरिया अगर ज़्यादा है, ओके, अगर आपके बॉडी का एरिया अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट इमिट करेगी। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जब लोग चाय पीते हैं तो क्या करते हैं, कप में चाय पीते हैं। ओके, पर अगर आपको चाय को जल्दी ठंडा करना है तो आपको इस चाय का सरफेस एरिया बढ़ाना ज़रूरी है, तो आप उसको फिर एक डिश में लेते हो, राइट। तो डिश में क्या लेने के बाद क्या होता है, जब आप उस चाय को डिश में डालते हो तो क्या होता है, डिश में चाय का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा एनर्जी या रेडिएशन जो है उसके अंदर की जब जितनी भी थर्मल एनर्जी है उसको वो ज़्यादा फास्ट इमिट करते। तो एरिया के ऊपर भी निर्भर करता है, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा आपकी इस ऑब्जेक्ट का वो उतनी ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेगा पर यूनिट टाइम। और टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना फास्ट वो रेडिएशन इमिट करेगा पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हॉटर बॉडी रेडिएट हाइयर रेट। ओके, ये हम पहले ही बोल चुके हैं, हॉटर बॉडीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा रेट से क्या करेंगे, इमिट करेंगे। ओके, दैन द कूलर बॉडीज़। ओके, दैन द कूलर बॉडीज़, जो बॉडी ठंडी है वो कम स्पीड से या फिर कम रेट से थर्मल रेडिएशन इमिट करती है, और जो बॉडीज़ हाइयर टेम्परेचर पे होती है वो ज़्यादा रेट से रेडिएशन को इमिट करती है, थर्मल रेडिएशन को। ओके, light color bodies reflect most of the visible radiation, whereas the dark color bodies absorb most of the incident visible radiation। ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो लाइट कलर ऑब्जेक्ट है, मोस्टली आप सफ़ेद वाइट कलर बोल दीजिए या फिर जो भी लाइट कलर ऑब्जेक्ट है, येलो जो भी कलर है, ओके, जो लाइट है कलर, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय लाइट कलर। तो जो भी लाइट कलर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही वो मोस्टली उनके ऊपर फॉल होने वाले मोस्ट ऑफ द रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके, मतलब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। ओके, और जबकि जो कि हमारे डार्क कलर्स होते हैं, ओके, तो डार्क कलर जो होते हैं वो बॉडीज़ क्या करती है, उसके ऊपर पड़ने वाले रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कम करती है, एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है। ओके, तो इसीलिए हम समर में मोस्टली वाइट ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वाइट कलर मोस्ट ऑफ द पड़ने वाले जो भी सन की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसके कारण हमको गर्मी कम महसूस होती है। तो और अगर हम डार्क कलर पहने तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। ओके, समर में। दैट्स अ एग्जांपल टू एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 3। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। फॉर अ बॉडी द एब्जॉर्ब रेडिएशन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशन। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब भी कोई बॉडी क्या करती है, बॉडी किससे बनी है, कोई भी बॉडी ले लीजिए आप, ओके, कोई भी बॉडी ले लीजिए, वो बॉडी बनी है छोटे छोटे एटम से, छोटे छोटे एटम से। हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी क्या करती है, बाहर से रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, तो आपके जो भी पार्टिकल है बॉडी के, वो अपने जगह ऑसिलेट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग, और जितने ज़्यादा हीट एनर्जी आप इनको प्रोवाइड करोगे वो ये उतने ज़्यादा ऑसिलेट होंगे, उतने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होंगे। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी आपके पार्टिकल की ऑसिलेशन की, ओके, उतनी उसका मतलब ये हुआ कि उतनी ज़्यादा एनर्जी आपके बॉडी ने एब्जॉर्ब की है। ओके, सो यहाँ दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जो भी बॉडी है आपकी, वो जब भी थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है तो क्या होता है, उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल मौजूद है वो ऑसिलेट होना चालू हो जाता है, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, वी नो दैट द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हम ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में, जहाँ पे हमने बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को रिलेट किया था बॉडी के टेम्परेचर के साथ। तो जो भी आपकी बॉडी है उसके अंदर जो भी पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं, ओके, तो उनकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है, इन वाइब्रेशनल मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो ट्रांसलेशन। तो वहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी है आपके पार्टिकल की, ओके, उसके कारण उसकी अगर हम सारे पार्टिकल की एवरेज एनर्जी निकालें तो उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके,
द एब्जॉर्ब रेडिएशन देयरफॉर कॉज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है कि जब भी अगर बॉडी अगर ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। तो सिंपल सी बात है, आप बॉडी को बाहर से एनर्जी देते हैं, उसके कारण आपके बॉडी के पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट होना चालू होते हैं। ऑसिलेट हुए इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब टेम्परेचर बढ़ा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी इटसेल्फ ऑल्सो रेडिएट्स देयरफॉर इट्स एनर्जी डिक्रीज। तो अब क्या होता है कि हमारी बॉडी को बाहर से एनर्जी मिली, उसके पार्टिकल ऑसिलेट होना शुरू हुए, ठीक है। अब समझ लीजिए कि हमने अपने बॉडी पर फॉल होने वाली एनर्जी को रोक दिया। ओके, अब हमने हमारे बॉडी पर फॉल होने वाली एनर्जी को रोक दिया तो क्या होगा, इसके अंदर ऑलरेडी पार्टिकल है, जो कि ऑसिलेट हो रहे हैं। ओके, दोस पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग। ओके, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो आपके पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल यहाँ पे थर्मल रेडिएशन इमिट करेंगे। जब वो थर्मल रेडिएशन इमिट करेंगे तो आपके जो भी पार्टिकल है, ओके, जो भी आपकी बॉडी है वो यहाँ पे थर्मल रेडिएशन इमिट करेगी। तो जब ये थर्मल रेडिएशन इमिट करेगी तो उस वक्त क्या होगा, आपके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वाइब्रेशन की वो कम होते जाएगी, मतलब उनकी जो भी वाइब्रेशन है उसके अंदर के वो धीरे धीरे कम होंगे। ओके, तो सेम रिवर्स प्रोसेस होती है यहाँ पर जो भी हमने ऊपर पढ़ी। तो बॉडी जब उसके रेडिएट करती है तो उसका टेम्परेचर अपने आप कम होते जाता है। ओके, तो द बॉडी रेडिएट मोर देन इट एब्सॉर्ब, इट्स टेम्परेचर डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे और एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी को हमने किसी टेम्परेचर पे सेट किया, समझ लीजिए उसका टेम्परेचर पहले T था, फिर हमने इसको बढ़ाया। ओके, बढ़ा के समझ लीजिए T0 कर दिया। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके पार्टिकल ऑसिलेट होंगे, और अभी हमने बॉडी को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ओके, बॉडी को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा, अब बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, तो ये T0 से आगे बढ़ते T तक आएगा। ओके, और समझ लीजिए कि T तक आने के बाद जब आपकी बॉडी ठंडी हो रही है तो क्या हो रहा है, और मतलब आपकी बॉडी ठंडी हो रही है मतलब वो रेडिएशन इमिट कर रही है। ओके, रेडिएशन इमिट कर रही है, तो अब आपकी बॉडी T0 से T की तरफ आएगी। तो T0 से T की तरफ आएगी तो आपकी बॉडी कूल होगी, वो रेडिएशन इमिट करेगी, और समझ लीजिए कि आपकी बॉडी ने यहाँ नहीं रुकी, समझ T पर नहीं रुकी, आपकी बॉडी ने और रेडिएशन इमिट कर दिए। तो क्या होगा, और रेडिएशन इमिट करने के बाद आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अब T नहीं रहेगा, वो T से कम रहेगा, कोई T प्राइम ऐसे कोई तो भी वैल्यू उसकी होगी। तो क्या होगा, अगर आपकी बॉडी ने जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है उससे ज़्यादा रेडिएशन उसने इमिट किया तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। वॉइस वर्सा का मतलब यह है कि अगर आपकी बॉडी ने समझ लीजिए कम रेडिएशन इमिट किया, ओके, जितना कि उसने एब्जॉर्ब किया है, ओके, तो आपकी बॉडी विल बी हीटेड। ओके, if the body radiate more than it absorb, its temperature decrease and vice versa. Okay, so that's it. Next point number 6 देखते हैं आप, when the rate of absorption of radiation is same as that of rate of emission, the temperature of the body remains constant. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट हमें किरचॉफ लॉ में बहुत काम में आएगा। तो आपकी बॉडी समझ लीजिए जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, समझ लिया आपकी बॉडी ने क्यों इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब की या उतना रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब की, और आपके बॉडी ने क्यों इतनी एनर्जी बाहर निकाल दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर था रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के पहले और रेडिएशन इमिट करने के बाद वो टेम्परेचर सेम रहेगा। तो जिस वक्त आपके बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी जितनी एनर्जी सराउंडिंग से ले रही है उतनी एनर्जी सराउंडिंग को वापस दे रही है। ओके, सो इस स्टेट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बॉडी जितनी एनर्जी बाहर से खींच रही है उससे उतनी ही एनर्जी वो बाहर फिर से छोड़ रही है। ओके, सो temperature of the body remains constant. Okay, and the body is said to be in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि समझ लीजिए आपने चाय या फिर टी या फिर आइस को समझ लीजिए रूम टेम्परेचर पे रखा, तो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, आपकी जो टी या फिर आइस होती है, ठीक है, आइस तो मेल्ट हो जाएगी,
मेल्ट हो जाएगी तो इट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो जो भी टी और वाटर है उसका जो टेम्परेचर रहेगा कुछ देर बाद वो बिल्कुल समान रहेगा रूम टेम्परेचर के। तो बस ऐसे ही होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम होते जाएगा और एक वक्त पे उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो जिस समय आपके टी और आइस का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी टी सराउंडिंग से जितनी एनर्जी ले रही है उतनी ही सराउंडिंग में वापस छोड़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो ऑल बॉडी रेडिएट एज वेल एज एब्जॉर्ब रेडिएशन। तो रूम टेम्परेचर भी सारी की सारी बॉडी, आपके आसपास जितनी भी बॉडीज़ है, जो भी चीज़ें आपके आसपास पड़ी हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या करेगी, वो रेडिएट भी करेगी थर्मल रेडिएशंस को और साथ में उनको एब्जॉर्ब भी करेगी। ओके, देखिए मैं यहाँ पे जब थर्मल रेडिएशन या फिर रेडिएंट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, इन ये तीनों शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, मैं एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हीट एनर्जी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। पर हमारे चैप्टर का जो ये जो सेक्शन चल रहा है उस वो है रेडिएशन, तो इसीलिए मैं वहाँ पे रेडिएंट एनर्जी या फिर हीट रेडिएशन ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बट देयर इज़ अ रेट ऑफ इमिशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर सेम। तो जिस रेट के साथ आपकी बॉडी रेडिएशन को इमिट कर रही है, ओके, उसी रेडिएशन के साथ यहाँ पर आपकी बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, बोथ रेट्स आर सेम। तो दैट्स वाई द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ मेंटेन। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बोला कि जो भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हेंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। Now we can conclude that hotter body would radiate more than cooler body। तो हम ये चीज़ अब कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी हॉटर बॉडीज़ है वो सारी क्या करती है, ज़्यादा रेडिएट करती है कूलर बॉडीज़ से। ओके, कूलर बॉडीज़ मोस्टली एब्जॉर्ब करती है, ओके, और हॉटर बॉडी रेडिएट करती है। ओके, और जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ पे इमिशन और एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो सेम होता है। हॉटर और कोलर बॉडी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इमिट ही करती है या एब्जॉर्ब ही करती है। हॉटर बॉडी इमिट भी करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी, पर वहाँ पे रेट ऑफ इमिशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से। कूलर बॉडी में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा रेट ऑफ इमिशन से। और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहाँ पे रेट ऑफ इमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों सरीखे रहेंगे। ओके, अब पॉइंट नंबर 8, all the body radiate electromagnetic radiation when their temperature is above the absolute zero temperature। तो सारी की सारी बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करती है, इमिट करती है। ओके, जब उनका जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से ऊपर होता है, ओके, अबाउ द एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे पेपर सेक्शन 2 के, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बस आपको यही कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट रेडिएशन, जो भी आपके लाइट रेडिएशन इन द सेंस जो भी लाइट, विजिबल लाइट आप देखते हो, दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपके एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आपके जो भी इंफ्रारेड है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और जो इंफ्रारेड जो लाइट होती है, वो इंफ्रारेड जो लाइट है वो उन रेडिएशन को हम हीट रेडिएशन कहते हैं। ओके, तो इंफ्रारेड रेडिएशन आर द हीट रेडिएशन, सो दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, एट रूम टेम्परेचर, इन फैक्ट एट टेम्परेचर T लोअर देन 800। ओके, समझ लीजिए आप रूम टेम्परेचर पे हो, ओके, और आपकी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो है 800 डिग्री से कम, 800 डिग्री से कम। द थर्मल रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ लॉन्गर दैन दोज ऑफ द विजिबल लाइट। ओके, तो वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को डिस्क्राइब, एक तरीके से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो निर्भर करती है आपके रेडिएशन की वेवलेंथ के ऊपर। तो वेवलेंथ क्या है ये हम वेव मोशन में अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, तो सिंपल सी आपको बस इतनी बात ध्यान में रखनी कि जो भी एनर्जी है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या फिर थर्मल रेडिएशन की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है वेवलेंथ लैम्बडा को। यहाँ पे लैम्बडा है वेवलेंथ। ओके, अगर आप वीडियो ये आपको कॉपी करना होगा आपकी कॉपी में, ओके,
तो यहाँ पे जो भी वेवलेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी को, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है फिलहाल। ज़्यादा वेवलेंथ रही मतलब कम एनर्जी, ओके, कम वेवलेंथ रही मतलब ज़्यादा एनर्जी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि थर्मल रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लॉन्गर, वेवलेंथ लंबी है या बड़ी है, तो जो भी अगर आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उनका टेम्परेचर 800 डिग्री से कम है, तो आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर थर्मल रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी वहाँ पर। वो इतनी ज़्यादा रहेगी कि वो जो रेडिएशन है वो विजिबल लाइट में नहीं आएंगे, ओके, तो आप उनको नहीं देख पाओगे, ओके, हेंस वी डू नॉट सी देम, आप उनको नहीं देख पाओगे, ओके। नेक्स्ट, व्हेन बॉडी इज हीटेड, जब बॉडी को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, अब हम 800 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अब 800 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं। द रेडिएंट एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू शॉर्टर वेवलेंथ, अब क्या होगा जब आप अपनी जब बॉडी को हिट करोगे आप, तो क्या होगा, उससे निकलने वाले रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो कम होगी, ओके। अगर वेवलेंथ कम हुई तो वेवलेंथ, हम वेवलेंथ से लाइट को स्पेसिफाई करते हैं, ओके। जैसे विजिबल रीजन, जिस रीजन में आपको दिखता है, जैसे विबग्योर जो कलर है आपका, ओके, जिस कलर विबग्योर में आपको दिखता है, तो वहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू अलग होती है। अगर आप माइक्रोवेव की बात करोगे वहाँ पे वेवलेंथ कम होती है। आप रेडियो वेव्स की बात करोगे जिसके ऊपर आपके रेडियोस काम करते हैं, आपका टीवी चैनल काम करते हैं, आपके फ़ोन काम करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेवलेंथ और कम होगी, एक्सरेज में ज़्यादा होगी, यूवी में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू विजिबल, ओके। तो क्या होगा यहाँ पर, तो हम विजिबल को देख सकते हैं, हम इंफ्रारेड को देख नहीं सकते, ओके। तो शुरुआत में 800 डिग्री के अंदर जो भी वहाँ पे रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं वो आपकी बॉडीज से, ओके, आपकी बॉडी से जो भी रेडिएशन बाहर निकल रहे, थर्मल रेडिएशन बाहर निकल रहे, उनकी एनर्जी बहुत कम है, मतलब उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप उन वेव्स को देख नहीं पाते। लेकिन जब आप बॉडी को हिट करते हो तो उससे निकलने वाले रेडिएशन की वेवलेंथ कम हो जाती है, जिसके कारण उनकी एनर्जी बढ़ती है और वो रेडिएशन अब विजिबल रेंज में आ जाता है। जब रेडिएशन विजिबल रेंज में आता है तो 800 डिग्री पर आपको आपके ऑब्जेक्ट रेड कलर के दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं, मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर की लाइट को इमिट करते हैं वहाँ पर, ओके, या रेड कलर के थर्मल रेडिएशन को इमिट करते हैं। और जब आप उनको 3000 डिग्री पर गर्म करते हो आपके ऑब्जेक्ट को, तब आपका ऑब्जेक्ट आपको वाइट हॉट दिखता है, ओके। तो उसका एग्जाम्पल है कि टंगस्टन का फिलामेंट जब आप जलाते हो तो वो गर्म होता है शुरुआत में, तो शुरुआत में जब वो गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, आप उसको शुरुआत में देखोगे तो उसका टेम्परेचर वो आपको रेड दिखेगा, और जैसे उसका टेम्परेचर और बढ़ा वो आपको येलोइश वाइट दिखेगा। सो दैट्स ड्यू टू व्हाट, आप वो ज़्यादा एनर्जी की वेवलेंथ को, ज़्यादा एनर्जी की लाइट को वहाँ पे इमिट करता है, ओके। ओके, नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ी देख चुके हैं हम ऑलरेडी इस चीज़ को, ऑलरेडी इसी टॉपिक में हम देख चुके हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन आपके बॉडी से बाहर निकल रही है, रेडिएट हो रही है, वो डिपेंड करती है बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। बॉडी का टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेगी आपकी बॉडी, ओके, ज़्यादा हीट एनर्जी बाहर निकलेगी उससे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द बॉडी ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर आपके बॉडी से निकलने वाली हीट रेडिएशन निर्भर करते हैं। तो बॉडी का मटेरियल कैसा है, उसके सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस का नेचर मीन्स वो पॉलिश है या रफ है, तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है, ओके। नेक्स्ट, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा है या कम है आपके ऑब्जेक्ट का, ओके, उसके ऊपर भी ये निर्भर करेगा। उसके बाद लास्ट है टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉडी इज़ इमिटिंग रेडिएशन। अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा टाइम दोगे रेडिएशन इमिट करने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगी, ओके, कम समय दोगे तो कम रेडिएशन इमिट करेगी। अब नेक्स्ट एक फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं इमर्सिव पावर ऑफ द बॉडी। तो इमर्सिव पावर पढ़ने से पहले हमने ऊपर जो पढ़ा अभी नोट में, उसी का ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन आपकी बॉडी इमिट कर रही है, समझ लीजिए वो क्यू है, क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन या हीट रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन आपकी बॉडी इमिट कर रही है, या थर्मल एनर्जी आपकी बॉडी इमिट कर रही है। ये जो निकलने वाली हीट है आपकी बॉडी से,
जो आपकी बॉडी रेडिएट कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके बॉडी के सरफेस एरिया को और टाइम ड्यूरेशन को। जितना ज़्यादा समय दोगे उतनी ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब हुआ जो आपका Q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा A इंटू टी को, हमने साथ में लिखा है। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा इज इक्वल्स टू R। अब हम R के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, तो R के लिए फॉर्मूला आएगा Q/AT। अब R यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, ओके, ऑफ अ गिवन बॉडी। तो R है यहाँ पर इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर ऑफ द बॉडी। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, हम डेफिनेशन इसी से बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी 1 अपॉन समथिंग अपॉन में होता है तो 1 अपॉन एरिया दैट इज़ यूनिट एरिया, 1 अपॉन टाइम दैट इज़ यूनिट टाइम। ओके, तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा, ये है हमारी हीट एनर्जी या हीट रेडिएशन। ओके, तो हीट रेडिएशन या हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, देखिए पर यूनिट 1 अपॉन एरिया 1 अपॉन टाइम, दैट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, that is nothing but emissive power of the body. So emissive power of the given body is defined at heat radiate per unit area per unit time by the body. So वो हो गया उस बॉडी का emissive power. अब और एक तरीके से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ओके, अब कैसे, अब Q/T that is energy upon time, ओके, और वर्क डन अपॉन टाइम दैट इज पावर, ओके, दैट इज पावर। तो हम Q/T के जगह यहाँ पे लिखेंगे P। तो R का फॉर्मूला आएगा P/A। P यहाँ पे है रेडिएंट एनर्जी इमिट करने के लिए लगने वाली पावर। ओके, तो इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया बाय द बॉडी। पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही डेफिनेशन याद रखनी है, पहली वाली। ओके, तो दैट्स इट, सम टाइम वी कैन यूज़ इट। ओके, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे यूज़ करेंगे। अब इसकी जो डायमेंशन है पावर के वो है L0 m1 t टू द पावर -3 और इसके जो भी यूनिट है SI यूनिट वो है जूल मीटर टू द पावर -2 एंड सेकेंड टू द पावर -2। अब यहाँ पे जूल पर सेकंड को हम वैट भी कहते हैं जो कि पावर का यूनिट है, तो वैट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ R डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ सरफेस रेडिएटिंग मटेरियल। दैट्स ए इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो वैल्यू है R की, R है यहाँ पे आपकी इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर। तो R की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस, ओनली दैट थिंग इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस। ओके, और जो इमिसिव पावर है, ओके, अब नेचर ऑफ द सरफेस कैसे, नेचर ऑफ द सरफेस या फिर नेचर ऑफ द बॉडी, यहाँ सरफेस नहीं, यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का नेचर डिस्क्राइब होगा उसके साइज, शेप और उसके मटेरियल से। ओके, सो सरफेस नहीं, यहाँ पे बॉडी आएगा। Emissive power of a perfectly black body is higher than all other ordinary body, okay, at all values of temperature। ये भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो भी emissive power होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो भी emissive पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ऑल अदर ऑर्डिनरीज बॉडी से। ओके, ऑर्डिनरी बॉडी मीन्स जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी मीन्स जो सारे के सारे थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके ऊपर फॉल होने वाले, उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। ओके, तो आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है, ओके, वो सब में बाकी सारी बॉडीज से बहुत ज़्यादा है। आपकी ब्लैक बॉडी जिस तरीके से हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है उतने ही अच्छे तरीके से वो उन्हें इमिट भी करती है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। तो देखते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और उसे हम इमिसिविटी भी कहते हैं।
तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन? इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन हम देखेंगे। तो नहीं, दो डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पे एक ही डेफिनेशन है, बस दो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी इमिसिव पावर की। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी ऑफ अ गिवन सरफेस इज द रेशियो ऑफ emissive power R of the surface to the emissive power of perfectly black surface। ओके, आप सरफेस की जगह यहाँ पे बॉडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लीजिए मैं यहाँ पे अब बॉडी लिखिए यहाँ पर जमे तक। ओके, सरफेस के जगह हम यूज़ करेंगे शब्द बॉडी। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर? द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन E of a given body is the ratio of emissive power, that is R, of the body to the emissive power of perfectly black body at the same temperature। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या फिर इमिसिविटी क्या है? ये रेशो है किसका? इमिसिव पावर्स का, आपकी जो भी बॉडी है गिवन बॉडी उसका, और जो भी आपकी ब्लैक बॉडी है उसका इमिसिव पावर। तो दोनों की इमिसिव पावर का जब हम रेशो लेते हैं, इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी एंड इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो उसके रेशो को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ओके, ओके, तो हम आगे देखते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो आर की वैल्यू होती है वो होती है आर बी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आर है कोएफिशिएंट, आर है यहाँ पर इमिसिव पावर ऑर्डिनरी बॉडी की, और आर बी है यहाँ पे इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। तो अगर हम इमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी इमिशन निकाले ब्लैक बॉडी के लिए, तो जो आर की वैल्यू रहेगी वो बराबर रहेगी आर बी के। मीन्स जो भी हमारी ब्लैक बॉडी है उसकी इमिसिव पावर है आर बी, तो यहाँ पे आर के जगह आएगा आर बी। जब हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर निकालेंगे तो आर बी बाय आर बी, दैट आंसर विल बी 1। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए या इमिसिविटी होती है वो होती है 1, और परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए जो इमिसिविटी होती है वो होती है 0। क्यों? क्योंकि परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए आर की वैल्यू होती है 0। ओके, तो इमिसिव पावर, अगर आपका मटेरियल अगर रिफ्लेक्टर है तो वो कुछ भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इमिट कहाँ करेगा? इमिट नहीं करेगा, इसीलिए उसकी जो इमिसिव पावर होगी वो रहेगी 0। उसके कारण आर की वैल्यू 0 होने के कारण उसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी 0 आएगा। और उसके अलावा जो भी बॉडीज़ बची हुई हैं हमारी ऑर्डिनरी बॉडी, उसका जो भी इमिसिव पावर की वैल्यू है वो आती है 0 और 1 के बीच में, वो 0 से ज़्यादा रहेगी और 1 से कम। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इमिसिविटी ऑफ कॉपर और कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी इमिशन ऑफ अ कॉपर इज़ 0.3, उसकी वैल्यू 0.3 आती है। कोई जो ई की वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इमिसिविटी ऑफ अ फैक्टर ऑन विच इमिसिविटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स। तो ऐसे फैक्टर जिनके ऊपर बॉडी की इमिसिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन निर्भर करता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है इमिसिविटी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी सच एज कलर एंड कंपोजिशन ऑफ द सरफेस। तो इमिसिविटी निर्भर करती है बॉडी के कलर के ऊपर और उसके कंपोजिशन के ऊपर कि वो किस मटेरियल से बनी हुई है, तो क्या फिर उस बॉडी का सरफेस किस मटेरियल से बना हुआ है। नेक्स्ट है इमिसिविटी इज़ लार्जर फॉर अ रफ सरफेस। इमिसिविटी जो होती है वो लार्जर होती है रफ सरफेस के लिए और स्मॉल होती है स्मूथ सरफेस के लिए। ओके, एंड पॉलिश सरफेस के लिए। तो पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं कि अगर आप रफ सरफेस को देखेंगे तो रफ सरफेस का जो एरिया अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एरिया बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस। अब यहाँ पे ही देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे रफ सरफेस के लिए, फिलहाल ये तो लाइन ही है फिलहाल, रफ सरफेस कुछ इसी तरीके से होता है।
तो अगर आप इसकी लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो दैट लेंथ विल बी लार्जर देन स्मूथ सरफेस. लेंथ मीन्स दैट विल बी एरिया. तो ज़्यादा एरिया रहता है स्मूथ सरफेस के ऊपर, जिसके कारण उसकी इमिसिविटी ज़्यादा रहेगी. ओके, नेक्स्ट, इमिसिविटी ऑल्सो वेराइज विद टेम्परेचर. बिल्कुल, एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. ओके, टू सम एक्सटेंट. कुछ हद तक आपकी बॉडी की इमिसिविटी निर्भर करती है आपके बॉडी के टेम्परेचर पर और उस वेवलेंथ पर जिस वेवलेंथ के रेडिएशन आपकी बॉडी इमिट करती है. ओके, जिस वेवलेंथ के रेडिएशन आपकी बॉडी इमिट करती है. ओके, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी सेंटेंस which is delivered by me in this lecture, तो just go back. ओके, थोड़ा सा पीछे जाइए लेक्चर में, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट नोट. अब नोट में दिया हुआ है यहाँ पे कि इफ़ अ बॉडी हैज़ अ हायर इमिसिव पावर. अब अगर आपकी बॉडी का इमिसिव पावर अगर ज़्यादा है, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट इमिसिव पावर, नॉट इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी. वी आर टॉकिंग अबाउट आर ओवर हियर. आर है आपका इमिसिव पावर. अगर बॉडी का इमिसिव पावर अगर ज़्यादा है तो इट ऑल्सो हैव हायर एब्सॉर्प्टिव पावर. ओके, तो समझ लीजिए, अगर आपकी बॉडी का इमिसिव पावर ज़्यादा है तो उसका एब्सॉर्प्टिव पावर भी ज़्यादा रहेगा. हम एब्सॉर्प्टिव पावर को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं अलग से, तो इमिसिव पावर और एब्सॉर्प्टिव पावर लगभग सरी का ही रहता है. ओके, बॉडीज़ में तो जितना ज़्यादा इमिसिव पावर रहेगा उतना ज़्यादा एब्सॉर्प्टिव पावर रहेगा. तो जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी रेडिएशन को खाएगी उतना ज़्यादा उनको बाहर निकालेगी. ओके, जस्ट लाइक दैट, नॉट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड लाइक दिस. तो और अगर आपकी बॉडी का इमिसिव पावर कम है तो उसकी एब्सॉर्प्टिव पावर भी क्या रहेगी, कम रहेगी, वाइस वर्सा. ओके, लाइक दैट. तो ये नोट आपको ध्यान में रखनी. अब एब्सॉर्प्टिव पावर किसको बोलेंगे हम? इमिसिव पावर में आपने देखा था कि रेडिएशन इमिट और रेडिएट बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, या पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो एब्सॉर्प्टिव पावर किसे कहेंगे हम? एब्सॉर्प्टिव पावर मीन्स आपकी बॉडी ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ओके, दैट्स इट. सिंपल है एब्सॉर्प्टिव पावर. बिल्कुल, वहाँ पे रेडिएशन इमिट लिखना है या पे रेडिएशन एब्जॉर्ब लिखना है. पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सेम रहेगा. ओके, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन की तरफ. सो इसके स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, दो में से आपको जो इजी लगे वो ध्यान में रख सकते हैं आप, लेकिन हम प्रूव करने वाला है सेकंड वाला. ओके, तो देखते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर किरचॉफ लॉ का. इट स्टेट दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशो ऑफ एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू emission power of perfectly black body at the same temperature for all wavelength. देखिए सेंटेंस बड़ा लंबा है, इसको समझने के लिए ये छोटा सा इक्वेशन ही काफ़ी है. देखिए यहाँ पे क्या है, आर है यहाँ पर इमिसिव पावर किसी बॉडी की, ए है यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. ओके, अगर आप इन दोनों का रेशो ले, ओके, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर, ओके, एट अ सेम टेम्परेचर, तो ये रेशो बराबर आएगा इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी के. ओके, तो रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इट्स एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ सेम टेम्परेचर. ओके, फॉर ऑल वेवलेंथ. ऑल वेवलेंथ मीन्स आप जो भी वेवलेंथ की लाइट आपकी बॉडी या रेडिएशन की, जो भी वेवलेंथ की रेडिएशन आपकी बॉडी इमिट करे, उन सारे वेवलेंथ के लिए ये चीज़ अप्लीकेबल है. ओके, नेक्स्ट, वेवलेंथ के कारण कंफ्यूज मत हुई है, उसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे आने वाले चैप्टर्स में. पर फिलहाल आपको वेवलेंथ से बस इतना ध्यान में रखिए कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट या अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन की एनर्जी अलग अलग होती है. एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम. ओके, ये तो हो गया एक सेंटेंस. अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, या स्टेटमेंट देखते हैं इसका. फॉर अ बॉडी emitting and absorbing thermal radiation in thermal equilibrium, the emissivity equal to its absorptivity. अब क्या बोला है यहाँ पे, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे कि जो भी बॉडी
कोई भी बॉडी ले लीजिए आप, अगर वो जितना इमिट कर रही है रेडिएशन, ओके, उतना ही एब्जॉर्ब कर रही है। अगर बॉडी जितना रेडिएशन इमिट कर रही है और उतना ही एब्जॉर्ब करे, मतलब बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो उस वक्त आपके बॉडी का जो इमिसिविटी रहेगी वो बराबर रहेगी आपके बॉडी की एब्सॉर्प्टिविटी के, मीन्स A इज इक्वल्स टू E। सिंपल सी बात है, आप इसको सिंपल इसमें भी लिख सकते हो, इफ़ अ बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम इट्स इमिसिविटी इक्वल्स टू इट्स एब्सॉर्प्टिविटी, ओके। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए किरचॉफ ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट आगे रखा। उस थॉट एक्सपेरिमेंट को ही देखेंगे हम, तो इसका उसे हम थ्योरेटिकल प्रूफ कहेंगे क्योंकि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि नेचर के नियमों को समझ के उनकी मदद से अपने दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना, ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट में घटने वाली सारी घटनाएं नेचर के रूल के हिसाब से चलेगी, जो रूल आपने समझ लिए हैं, ओके, जिसके लिए आपको लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो आपके दिमाग में होगा। कि तो थॉट एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है कि आप जैसे कोई चीज़ इमेजिन करते हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा, या फिर ये चीज़ कुछ इस तरीके से काम करती है तो ये चीज़ इस कंडीशन में भाई तो इसी तरीके से इसके रूल कैसे एक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, तो दिमाग में मीन्स विचारों में चलती है आपके। तो दैट एक्सपेरिमेंट, तो इसी तरीके से ये दिमाग में या विचारों में चलने वाले एक्सपेरिमेंट है जो नेचर के जो रूल्स है या लॉज है उनको ध्यान में रखकर बनाए गए एक्सपेरिमेंट्स है ये, तो इसीलिए इन्हें थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको किसी लैब जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे बैठे भी कर सकते हो इन्हें। सो फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्तियों में से नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने बहुत सारे भारी थॉट एक्सपेरिमेंट किए और जिनके रिज़ल्ट भी काफ़ी सटीक आए, ओके। तो हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम किरचॉफ के थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनेंगे, जिसके मदद से उसने एक थ्योरेटिकली प्रूव किया कि कि थर्मल इक्विलिब्रियम में एब्सॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू इमिसिविटी होता है। तो अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एक ऑर्डिनरी बॉडी जिसे हम बॉडी O कहेंगे, और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी जिसे हम कहेंगे बॉडी B, और ये दोनों बॉडी ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल शेप्स हैं इनके, और इसको हमने एक इंक्लोजर में रखा है। तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे दो बॉडी है हमारी, ये हो गई ऑर्डिनरी बॉडी O, परफेक्टली ब्लैक बॉडी B। दोनों बॉडी ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है, मतलब ये बॉडी स्पेरिकल होगी तो ये भी स्पेरिकल होगी। इसका एरिया अगर A होगा तो इसका एरिया A होगा, इसका वॉल्यूम V होगा तो इसका वॉल्यूम V होगा। बस दोनों में से एक ऑर्डिनरी बॉडी है, ओके, और ये ऑर्डिनरी, ओके, और एक ब्लैक बॉडी, ओके। और इन दोनों बॉडी को हमने रखा है एक इवैक्यूएटेड चेम्बर में, एक इंक्लोजर में, जिसके अंदर इवैक्यूएट मीन्स ये जो चेम्बर है इसकी वॉल्स कुछ इस तरीके से हैं कि ना बाहर की एनर्जी अंदर आएगी ना अंदर की एनर्जी बाहर जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, बाहर की एनर्जी ना अंदर आएगी, अंदर की एनर्जी ना बाहर जाएगी, और अंदर पूरी तरीके से वैक्यूम बना हुआ है, ओके। तो इस बॉडी से इस बॉडी तक अगर एनर्जी जानी है तो ये बॉडी रेडिएट करेगी, इस बॉडी से इस बॉडी में एनर्जी जानी है तो बॉडी रेडिएट करेगी, ओके। इन थर्मल इक्विलिब्रियम बोथ द बॉडी विल हैविंग अ सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ इंक्लोजर। अब क्या होगा, जब आपकी दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी तो इन दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, ओके, वो सेम रहेगा इस इंक्लोजर के टेम्परेचर के बराबर, ओके। सिंपल, तो बॉडी कुछ देर बाद थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने A लिया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे O है ऑर्डिनरी बॉडी, B है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यहाँ पे R है इमिसिव पावर ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी, यहाँ पे R है आपकी बॉडी O का इमिसिव पावर, RB है इमिसिव पावर आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, ओके। अब आगे A है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी O का, E है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन आपकी बॉडी O का, ओके। सो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आगे Q है यहाँ पर
क्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यू है यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन ईच बॉडी इन यूनिट टाइम। ओके, तो क्यू क्या है यहाँ पर? क्यू है यहाँ पर वो रेडिएंट एनर्जी जो आपकी इन बॉडीज़ के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ओके, क्यू क्या है? वो रेडिएंट एनर्जी जो आपकी इन बॉडीज़ के ऊपर इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट टाइम। तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है आपकी बॉडी के, वो है समझ लीजिए ई, और टोटल समझ लीजिए टाइम टी के लिए इंसिडेंट हो रही है, तो क्यू मतलब हो गया ई बाई टी। सो दैट इज़ नथिंग बट क्यू इज़ व्हाट? क्यू इज़ नॉट जस्ट अ थर्मल एनर्जी। क्यू थर्मल एनर्जी नहीं है सिर्फ यहाँ पर, वो है थर्मल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, वो है। ठीक है, दैट्स इट। क्यू इज़ अ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। कितनी थर्मल एनर्जी आपके बॉडी के ऊपर पड़ रही है यूनिट टाइम में, वो है क्यू। ओके, अब शुरुआत करते हैं हमारी ऑर्डिनरी बॉडी से। तो समझ लीजिए हमारी ऑर्डिनरी बॉडी पर जो भी हीट एब्जॉर्ब की हमारी ऑर्डिनरी बॉडी ने, ओके, इन यूनिट टाइम टी, वो रहेगी ए क्यू। अब ए क्यू कैसे रहेगी? आपको फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल्स टू जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसका फॉर्मूला है आपका हीट एब्जॉर्ब, ओके, डिवाइडेड बाय क्यू, डिवाइड बाय क्यू। दोनों को डिवाइड बाय टी कर लिया आपने, तो आप इसको कह सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम और एनर्जी फॉल पर यूनिट टाइम। तो कोई उसका कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ पे डेल्टा टी लिखे या ना लिखे, ओके। तो इसे हटा देता हूँ मैं, ओके। तो ये फार्मूला हम देख चुके हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू एनर्जी हीट एनर्जी इंसिडेंट, ओके, और टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू द हीट एनर्जी इंसिडेंट। तो यहाँ पे हम इसे कुछ दोनों को भी यूनिट टाइम में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू व्हाट? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम टू द हीट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ओके। तो वो रहेगी, क्यू को इधर लेके जाइए तो आपको मिलेगी एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, ओके, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, तो वो रहेगी ए इंटू क्यू, ओके। अब क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट इमिटेड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। अब आपको क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट जो आपकी ऑर्डिनरी बॉडी ने इमिट की यूनिट टाइम में, वो निकालना है। वो कुछ और ना होते हुए आपकी बॉडी की जो भी इमिसिव पावर है वही रहेगी। तो आपकी बॉडी क्या इमिट कर रही है? ओके, रेडिएशन इमिट कर रही है पर यूनिट टाइम, ओके, और पर यूनिट एरिया बोल दीजिए, ओके, साथ में यूनिट एरिया, तो दैट इज़ नथिंग बट आर। तो ये हो गया आपका आर। तो आपकी बॉडी ने ए क्यू इतनी हीट एब्जॉर्ब की पर यूनिट टाइम, और आपकी बॉडी ने जो भी एनर्जी रेडिएट की, ओके, या फिर बाहर निकाली, वो डिस्क्राइब करेगी उसकी इमिसिव पावर, दैट इज़ नथिंग बट आर। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है हमारी, कि हमारी दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसका मतलब ये दोनों बॉडी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही एनर्जी बाहर की ओर निकालेगी, उतनी ही एनर्जी बाहर की ओर निकालेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी हम ऑर्डिनरी बॉडी की बात करिए तो उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की पर यूनिट टाइम और इतनी एनर्जी रेडिएट की या बाहर निकाली पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आएगा क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी ओ इन यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट emit by body O in unit time. All these things happen at the equilibrium condition. तो AQ is equals to R, और AQ is equals to R, that is heat absorb per unit time, that is heat radiate और emit per unit time. तो A को इधर लेके जाइए तो आपको फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पर Q is equals to R by A. Q is equals to R by A. तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी बॉडी के बारे में। अब बात करते हैं हम हमारी ब्लैक बॉडी के बारे में, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में। तो हमारी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की पर यूनिट टाइम में, वो है Q। सिंपल सी बात है कि अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर जितनी हीट एनर्जी फॉल होती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमको पता है कि Q
इतनी रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारी ब्लैक बॉडी के ऊपर फॉल हो रही है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो सारी की सारी एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए यहाँ पे जो भी हीट एनर्जी आपके रेडिएंट एनर्जी आपके बॉडी ने एब्जॉर्ब की है, जो भी क्वांटिटी है उसकी, वो क्यू ही रहेगी। ओके, जितनी आई उतनी की उतनी एब्जॉर्ब कर ली। ओके, अब नेक्स्ट, अब आपकी बॉडी ने कितनी एनर्जी इमिट की, तो क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट इमिटेड बाय द बॉडी बी इन यूनिट टाइम। अब वो जो भी आपके बॉडी ने हीट एनर्जी रेडिएट की, ओके, जो भी एनर्जी रेडिएट की उसको दिखाएगा उस बॉडी की इमिसिव पावर। ओके, तो उसकी इमिसिव पावर है आरबी, उसकी इमिसिव पावर है आरबी। तो ये हो गई इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आपकी बॉडी की इमिसिव पावर से ही आपको समझेगा कि आपकी बॉडी ने कितनी रेडिएंट एनर्जी इमिट की पर यूनिट टाइम। ओके, क्योंकि आपकी इमिसिव पावर का फॉर्मूला है एनर्जी इमिट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, तो यहाँ पे यूनिट एरिया के बारे में बात नहीं की क्योंकि दोनों कंडीशन में एरिया सेम ही है हमारा। ओके, तो एरिया की बात नहीं करेंगे हम। ओके, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपकी बॉडी ने, आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उतनी उसने रेडिएट की, तो क्यू इतनी एब्जॉर्ब की और आर बी इतनी रेडिएट की, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर बी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है ये क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय ए। और इधर हमें इक्वेशन ये हमारी ऑर्डिनरी बॉडी की कंडीशन से मिला है यूज़ करके, और ब्लैक बॉडी की कंडीशन को इस्तेमाल करके हमें मिला है ये Q इज इक्वल्स टू आर बी। ओके, तो अब दोनों इक्वेशन को साथ में लेते हैं। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे आएगा आर बी, Q के जगह हम Q के जगह हम उस इक्वेशन में, हमारे इक्वेशन 1 में यहाँ पे उसकी साइड ले लेते हैं, वो Q इज इक्वल्स टू है आर बाय ए इक्वेशन 1, और यहाँ पे है Q इज इक्वल्स टू आर बी। ओके, तो दैट्स इक्वेशन 2। तो आर बी इज इक्वल्स टू आर बाय ए। अब हम क्या करेंगे, ए को इधर भेज देंगे और आर बी को इधर ला लेंगे, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा हमें। ओके, और हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज नथिंग बट इमिसिव पावर, इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी ऑफ दैट बॉडी। ओके, तो R बाय आर बी मीन्स नथिंग बट व्हाट, दैट इज इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। तो बस इसी चीज़ को हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन 3 में, और हमें मिलेगा A इज इक्वल्स टू E, दैट इज एब्सॉर्प्टिविटी ऑफ अ गिवन बॉडी इज इक्वल्स टू एब्सॉर्प्टिविटी ऑफ अ इज इक्वल्स टू इमिसिविटी ऑफ दैट बॉडी। और यही है आपका किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ने भी आपको यही कहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी का जो इमिसिविटी होती है वो बराबर होती है उसकी एब्सॉर्प्टिविटी के। ओके, सो ये हो गया हमारा किरचॉफ लॉ का थ्योरेटिकल प्रूफ। ओके, तो जस्ट कॉपी इट। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए आपके नोट्स में। ओके, उसके तो किरचॉफ लॉ देखा हमने आज, और उसके अलावा हमने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी पढ़ा। ओके, सबसे पहला मुद्दा जो हमने यहाँ पे देखा, वो हमारा जो मुद्दा था वो है इमिशन ऑफ द हीट रेडिएशन। ओके, तो उसके बाद हमने इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी देखा और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी के बारे में पढ़ा। एब्सॉर्प्टिव पावर की थोड़ी डेफिनेशन देखी हमने, जो कि इमिसिव पावर से मिलती जुलती ही है। उसके बाद हमने किरचॉफ लॉ को देखा। ओके, किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।